हेलो फ्रेंड्स, गुड इवनिंग। मेरा नाम महेश भास्कर है। अपन लो वाला सेक्शन डिस्कस कर रहे हैं। तो लो में अपने एक सेक्शन पहले सिलेबस का कवर कर लिया और अभी अपन जो कवर करेंगे वो कुछ एक्ट चल रहे हैं अपने उसमें अपने शुरू किया था घरेलू हिंसा से महिलाओं की सुरक्षा। पहले उसका रिवाइज कर लेते हैं 5-7 मिनट में, फिर उसको आगे कंटिन्यू करेंगे। हर एक्ट पे लगभग 1 या 1.5 क्लास होगी। एक क्लास में एक एक्ट पूरा हो जाएगा, तो मोटा सा मतलब कि 10-12 क्लासों में आपका कंप्लीट सिलेबस हो जाएगा। तो पिछली क्लास में देखिए अपन ने जो डिस्कस किया, सबसे पहले मैं उसका रिवीजन कर लेता हूँ और उसके बाद में अपन नेक्स्ट प्रोसीड करते हैं। देखिए पिछली क्लास में अपन ने तो सिलेबस के बारे में चर्चा करी थी। सिलेबस और सिलेबस में आपको बताया कि टोटल आपके पॉइंट 11 है। 11 पॉइंट है जो आपको डिस्कस करने हैं। उसमें 1-2 टॉपिक महिलाओं को लेकर है, 2 टॉपिक बच्चों को लेकर है, 1 टॉपिक वृद्धों को लेकर है, 3 करंट के टॉपिक हैं, 2 राजस्थान के टॉपिक हैं और 3 करंट के हो गए, 2 राजस्थान के हो गए और 1 विधि के उदाहरण हो गए। ऐसे 11 टॉपिक है टोटल। 2 टॉपिक है वो महिलाओं को लेकर है, 2 बच्चों को लेकर है, 1 वृद्धों को लेकर है। उसके अलावा 3 करंट के टॉपिक आपको डिस्कस करने हैं। उसके अलावा 2 राजस्थान के टॉपिक हैं और 1 टॉपिक है विधि की अवधारणा। ठीक है, ये वाला है अपन को डिस्कस करना है। इसमें अपन ने जो शुरुआत करी थी वो कहाँ से शुरुआत करी थी? अपन ने डिस्कस किया था घरेलू हिंसाओं से महिलाओं की सुरक्षा। और ये वाला जो दिल्ली में 2005 का एक्ट है, अपन ने ये भी बात करी थी। कब का एक्ट है? 2005 का एक्ट है। ठीक है, महिलाओं की घरेलू हिंसा से सुरक्षा। ठीक है, ये नियम 2005 में आया और जैसा कि मैंने बताया था कि 2006 में जब 26 अक्टूबर और 2006 में एक्ट लागू किया गया। ये भी अपन ने पिछली क्लास में बात कर ली थी। इसके अलावा मैंने बताया कि इसमें 5 चैप्टर हैं और टोटल 37 इसमें धाराएं हैं। 2005 का एक्ट है, 2006 में लागू किया गया। इसमें टोटल चैप्टर है 5 है और इसमें जो अध्याय है टोटल चैप्टर 5 है अध्याय और इसमें धाराएं कितनी है? 37 है। आपको इतना आ रहा होगा। इसके बाद जो अपने बात करी थी, मैंने आपको बताया था कि अपन चैप्टर याद करते हैं और उसके बाद में कुछ इंपॉर्टेंट धारा याद करते हैं, सेक्शन याद करते हैं। तो इसमें टोटल 5 है, तो नंबर 1, 2, 3, 4 और 5। ये तो वो चैप्टर का नाम यहाँ पे अपन लिखेंगे। इसमें सब्जेक्ट मैटर क्या क्या आएगा और यहाँ पे लिखेंगे इसमें कहाँ से कहाँ तक इसमें धाराएं हैं। तो पहला और आखिरी तो आपको याद हो ही गया होगा। मैंने बता दिया था कि पहले में क्या होएगा, पहला बहुत जनरल इंट्रोडक्शन होएगा, उसका प्रारंभिक होएगा, प्रारंभिक। तो इसमें जो धारा होगी वो धारा 1 और धारा 2 होंगी। क्लियर? दूसरा जो है, इस दूसरे में आपको बताया था कि इसमें बेसिकली घरेलू हिंसा के बारे में लिखा गया है, घरेलू हिंसा। और इसके लिए धारा कौन सी है? 3। इसके बाद में अपन ने बात की थी अध्याय नंबर 3 पर। अध्याय नंबर 3 एक सेवा प्रदाता के बारे में बताता है। सेवा प्रदाता और दूसरा संरक्षण अधिकारी। संरक्षण अधिकारी ये 4 से लेकर 11 तक है। चौथा जो चैप्टर है इसमें लिखा गया राहत किस प्रकार से प्राप्त की जाएगी। अर्थात किसी भी महिला के साथ घरेलू हिंसा की प्रॉब्लम हुई है तो उसको किस प्रकार से उसकी सुनवाई की प्रक्रिया होगी, न्यायालय द्वारा उसको क्या क्या आदेश पारित किए जा सकते हैं, ये वाला आपने देखना है राहत में। और 12 से लगा के और 29 तक इसमें क्या लिखे गए? आर्टिकल लिखे गए। इसके बाद में अध्याय नंबर जो 5 है, अध्याय नंबर 5 है, इसमें क्या लिखा गया? इसमें विविध लिखा गया, विविध। और ये 30 से 37 तक है। क्लियर हो गया क्या? 1 प्रारंभिक है, 2 में घरेलू हिंसा है,
3 में सेवा प्रदाता संरक्षण अधिकारी के बारे में, 4 राहत के बारे में और 5वां इसमें विविध लिखा गया 30 से लेकर 37 तक। ये तो आज जनरल इंट्रोडक्शन इस अधिनियम का जो अपन पढ़ने जा रहे हैं। अब मैंने आपको बताया था कि कुछ अपन इम्पोर्टेंट कुछ धारा पढ़ेंगे ताकि वो एग्जाम में आपकी हेल्पफुल रहे। इम्पोर्टेंट धारा अपन ने कौन कौन सी पढ़ी? एक तो धारा 3 पढ़ना है, किसके बारे में लिखा गया है? घरेलू हिंसा के बारे में। 3 घरेलू हिंसा। इसके बाद में अगर आप पढ़ना चाहें अपन तो एक पढ़ेंगे अपन धारा 8 और 9, इसमें पढ़ेंगे संरक्षण अधिकारी। फिर अपन इसमें पढ़ेंगे धारा 10 सेवा प्रदाता। फिर इसमें पढ़ सकते हैं अपन धारा 17, इसमें निवास का अधिकार है। फिर अपन ने देखा कि 18, 19, 20, 21 और 22 ये न्यायालय से संबंधित है, मजिस्ट्रेट से संबंधित है, मजिस्ट्रेट। इतनी धाराएं आपको पढ़नी है। थोड़ा सा दिक्कत आ सकती है आप लोगों के कि ये धारा याद नहीं होगी, 2-3 बार 4 बार 5 बार रिवाइज करेंगे। शॉर्ट नोट्स बना लीजिए इसका, आपको सैंपल शॉर्ट नोट्स भी पीडीएफ भेज रहे हैं ताकि आप वहाँ पे देख पाएंगे किस प्रकार से नोट्स बनाए जाते हैं। तो घरेलू हिंसा, घरेलू हिंसा में संरक्षण अधिकारी, सेवा प्रदाता, निवास का अधिकार और मजिस्ट्रेट। एक बात और बताता हूँ, कोई भी एक्ट आएगा उसमें आपको पता है कि पहला तो प्रारंभिक होगा, अंतिम विविध होगा, बाकी सारे चैप्टर याद कर लें। एक बात और, हर एक एक्ट की धारा जो 2 है उसमें परिभाषाएं लिखी गई है। क्लियर हो गया? तो ये भी थोड़ा सा आपके सहूलियत हो जाएगी। नंबर फर्स्ट जो होता है उसमें लिखा गया है, कोई भी धारा नंबर 1 होती है उसमें लिखा गया है कि ये एक्ट कब से लागू होगा और ये कहाँ कहाँ पर लागू होगा, उसका क्षेत्र क्या है। वापस रिपीट करता हूँ, किसी भी अधिनियम में जो धारा नंबर 1 होती है वो किसके बारे में होती है? वो सी बात है, धारा नंबर 1 का मेंशन किया होता है, वो obvious सी बात है किसके लिए होता है, इस क्षेत्र कितना होगा, कब से अधिनियम लागू किया जाएगा। धारा जो 2 है, कोई भी धारा 2, उसमें परिभाषाएं लिखी गई होती है, परिभाषाएं लगभग। तो मान लेते हैं आपको घरेलू हिंसा के बारे में पूछे, इसके लिए धारा 3 है। और इसके अलावा आपको नातेदारी की कोई परिभाषा पूछे, घरेलू संबंध की कोई परिभाषा पूछे, व्यथित महिला की परिभाषा पूछे, तो कौन सी धारा मेंशन कर सकते हैं? धारा 2 के अनुसार। क्लियर हो गया? इसमें आगे अपन ने धारा 3 पढ़ी थी। धारा 3 में एक घरेलू हिंसा के बारे में देखा अपन ने, घरेलू हिंसा। एक अपन ने देखा व्यथित महिला, और एक अपन ने देखा घरेलू नातेदारी क्या होती है, घरेलू संबंध ओब्लिक नातेदारी। ये अपन ने बात करी। वापस बोलता हूँ, घरेलू हिंसा के बारे में देखा, व्यथित महिला के बारे में देखा और घरेलू संबंध या घरेलू नातेदारी। सबसे पहले व्यथित महिला की बात करते हैं। देखिए इस क्लास को, जो पीछे वाली क्लास है, इसमें अपन इस पर विस्तार से बात करिए। अभी लगभग 5 या 6 मिनट में आपका रिवीजन हो जाएगा, इसलिए केवल रिवीजन के पर्पज से आपको बता रहा हूँ। व्यथित महिला किसे कहते हैं? इसकी 2 शर्तें हैं। शर्तें तो क्या बस याद करने के लिए आपके सहूलियत हो जाए। पहले क्या है कि ऐसी महिला जो घरेलू हिंसा का शिकार हुई हो, पहली बात तो यह है, पहली शर्त। और सेकंड शर्त इसमें क्या, दूसरी शर्त यह है कि आरोपी के साथ, आरोपी का दूसरा नाम पिछले क्लास में क्या बताया था? प्रत्यर्थी। वापस बता देता हूं, प्रत्यर्थी। आरोपी के साथ घरेलू संबंध या घरेलू नातेदारी हो। ये बात समझ आ गई? तो वापस बोलता हूँ, व्यथित महिला किसे कहते हैं? ऐसी महिला जो घरेलू हिंसा का शिकार हुई हो और आरोपी के साथ वो घरेलू नातेदारी में रहती हो। अब घरेलू हिंसा किसे कहते हैं और नातेदारी किसे कहते हैं?
तो घरेलू नातेदारी। घरेलू नातेदारी को आप ऐसे समझें, परिभाषा तो आपको एग्जाम के लिए लिख के आनी है, पर मैंने आपको बताया था कि दो या अधिक व्यक्ति एक शांति गृहस्थी में घर में एक साथ रहते हैं, उनके बीच में घरेलू संबंध या घरेलू नातेदारी पाई जाती है। या तो वो संबंध विवाह का हो सकता है, या वो संबंध गोद का हो सकता है, या वो संबंध रक्त का हो सकता है, या वो संबंध संयुक्त परिवार का हो सकता है। इसी को घरेलू नातेदारी कहा जाता है। क्लियर हो गया क्या? वापस रिपीट करता हूँ, दो या अधिक व्यक्ति एक साझी गृहस्थी के रूप में एक घर में रहते हो, उनके बीच घरेलू नातेदारी होती है। अगली बात मैंने आपको बताया कि ये जो संबंध है उनके बीच का, तो या तो रक्त का संबंध हो सकता है, भाई बहन हो सकते हैं, या फिर हस्बैंड वाइफ विवाह का संबंध हो सकता है, या संयुक्त परिवार का संबंध हो सकता है, जैसे चाचा ताऊ इस प्रकार साथ रह रहे हैं। अगला मैंने आपको बताया था कि इस एक्ट के अनुसार केवल और केवल पीड़ित महिला हो सकती है। क्लियर हो गया? पीड़ित कौन होगा? पीड़ित केवल महिला होगी। जबकि आरोपी कौन कौन हो सकता है? आरोपी पुरुष हो सकता है, आरोपी महिला हो सकती है, आरोपी अवेस्त भी हो सकता है। क्लियर हो गया? इसके बाद आपको मैंने बताया था कि घरेलू हिंसा किसे कहा जाता है? घरेलू हिंसा तो देखिए, घरेलू हिंसा में बहुत सारी चीजें इंक्लूड की गई हैं। घरेलू हिंसा में क्या क्या आएगा? घरेलू हिंसा में आप कह सकते हैं कि धारा 3 के अनुसार, धारा 3 के अनुसार नंबर 1 शारीरिक उत्पीड़न, दूसरा आर्थिक उत्पीड़न, तीसरा लैंगिक उत्पीड़न, और चौथा मौखिक उत्पीड़न। ऐसा लिख सकते हैं, मौखिक उत्पीड़न। इस प्रकार आपको एग्जाम में, और अगर आपको स्कोप मिले तो डायग्राम बना दीजिए अच्छे से, किस प्रकार से इस उत्तर को लिखेंगे। अगर मैं आपको बताऊं ये वाले पॉइंट आपको लिख रहे हैं धारा 3 के अनुसार, तो इसको एग्जाम में कैसे लिखेंगे? क्वेश्चन अगर मान लेते हैं ऐसा, ऐसा क्वेश्चन आया एग्जाम में। क्लियर? इसको किस प्रकार से लिखना है? आप जितनी क्रिएटिविटी लगा सकते हैं, जितना दिमाग का यूज कर सकते हैं, वहां पे जितना कलात्मकता दिखा सकते हैं, आपके उतने अच्छे नंबर आएंगे। अब इसको एक तरह से लाइन लगा के लिख सकते हैं कि घरेलू हिंसा में ये है। दूसरा तरीका क्या है? क्योंकि आपको कम से कम भी 4 लाइन तो मिलेंगी, तो आप ऐसा लिख सकते हैं इस प्रकार, धारा 3। तो एग्जामिनर समझ गया कि आपको पता है कि धारा 3 की बात आप लोग कर रहे हैं। धारा 3 और धारा 3 के अनुसार शारीरिक लिखेंगे, इधर शारीरिक, इधर लिखेंगे आर्थिक, इधर लिखेंगे लैंगिक, और इधर लिखेंगे मौखिक। समझ में आ गया क्या? वापस बोलो, ये धारा 3 है। धारा 3 इस प्रकार आप देखिए, एक तो वो लिखा है, एक ऐसा लिखा है, तो लिखेंगे धारा 3 के अनुसार घरेलू हिंसा, धारा 3 के अनुसार शारीरिक या फिर आर्थिक या फिर मौखिक या फिर लैंगिक हिंसा। अब शारीरिक में अगर चाहो तो जगह तो आप इस प्रकार से लिख सकते हो, मारपीट, शरीर के अंगों को नुकसान पहुंचाना, अनुचित मांग के लिए डराना धमकाना, ये शारीरिक में हो गया। आर्थिक में क्या हो गया? आर्थिक में भी लिख सकते हो, सुविधाओं से वंचित करना, सुविधाओं से वंचन। इस वंचन का मतलब ये है कि ऐसा नहीं कि महिला ससुराल में है या पियर में है, उनको कहेगी मुझे तो ऐसे लगा के दीजिए, जबकि घर में इतना घर वाले इतने सक्षम नहीं है कि घर में इस प्रकार की सुविधा दे सकते हैं। या वो कहेगी मुझे तो कॉलेज जाने के लिए गाड़ी चाहिए, गाड़ी तो पूरे घर में ही नहीं है, तो आपको कॉलेज के लिए कैसे चाहिए? ऐसी सुविधाएं, सुख सुविधाएं जो परिवार के और सदस्य यूज कर पा रहे हो, महिला को नहीं मिल रही हो,
वहाँ पे वो ऐसे सबने रूम में कूलर लगा रखे, एसी लगा रखे, पंखे लगा रखे, और महिला को जानबूझ के परेशान करने के लिए नहीं किया गया। उसे बोलते हैं सुविधाओं से वंचित होना। अगली बात, उसका स्त्री धन छीन लेना, स्त्री धन छीन लेना। देखिए स्त्री धन का मतलब ये होता है कि जब भी आप दहेज का एक्ट पढ़ेंगे 1961 का, उसमें आपको स्त्री धन बार बार मिलेगा लिखा हुआ। इसका मतलब ये होता है कि जब भी महिला पियर से ससुराल जब शादी होती है तब आती है, तब ससुराल वाले कुछ उसको गहने ज्वेलरी देते हैं, कुछ उसको दहेज के रूप में मान लेते हैं कि उसको कुछ पैसे दिए जाते हैं, उसको सामान दिया जाता है। अगर उन सुविधाओं का यूज नहीं करने दिया जाता है, छीन लिया जाता है, उसे स्त्री धन बोला जाता है। अगला एक को लिखा स्थावर व जंगम, स्थावर व जंगम संपत्ति का नुकसान। इसका मतलब कि मान लेते हैं शादी के समय में महिला के नाम एक प्लॉट किया था, अब वो तो आते ही उन्होंने छीन लिया है, गाड़ी दी थी वो छीन ली, तो ये आर्थिक हिंसा होगी। लैंगिक हिंसा में दो चीजें आप लिख सकते हैं। लैंगिक में एक है जबरदस्ती करना, मान लेते हैं जबरदस्ती, अर्थात महिला की इच्छा के विरुद्ध यौन संबंध स्थापित करना। इसको मैरिटल रेप की श्रेणी में रखा जाता है। मैरिटल रेप की चर्चा करेंगे, करंट में मुद्दा बना हुआ है। वैवाहिक बलात्कार क्या होता है, इसके पक्ष क्या विपक्ष क्या, उसको कभी बात करेंगे। ऐसा जबरदस्ती करना। और दूसरा जो पॉइंट है लैंगिक वाला, उसमें याद रखना कि इस प्रकार का व्यवहार करना जो तिरस्कारपूर्ण लगे महिला को, महिला का जो सम्मान है उसको ठेस पहुंचे, तो तिरस्कारपूर्ण व्यवहार। इसका मतलब ये भी हो सकता है कि महिला को गाली गलौज देना या इस प्रकार की गंदे कमेंट पास करना, महिला पर कलर्स रिमार्क पास करना। मौखिक में क्या हो सकता है, मौखिक में ऐसा होता है कि महिला के साथ गाली गलौज करना, या उसके महिला के संतान नहीं है तो संतान के लिए बोलना। अगर लड़कियां ही हैं, बेटा नहीं हुआ है, तो पुत्र संतान के लिए महिला को डांटना, ये सारा किसमें मौखिक में आएगा। अब इस एक्ट में ऐसा नहीं कि आपको ये पूछ रहे कि शारीरिक उत्पीड़न किसे कहा जाता है, लैंगिक उत्पीड़न आर्थिक किसे कहा जाता है, फिर भी आप तो लिख ही देंगे, कॉमन सेंस थोड़ा सा अप्लाई करना है। ये सब हो गया घरेलू हिंसा। तो अपन ने अभी तक एक्ट के बारे में बेसिक देख लिया। दूसरी बात अपन ने ये देख लिया कि व्यथित महिला किसे कहा जाता है। तीसरा अपन ने देख लिया कि इसमें घरेलू संबंध क्या होता है। और चौथा अपन ने देख लिया कि घरेलू हिंसा क्या होती है। स्टेप बाय स्टेप चलते हैं। अब मान लेते हैं कि महिला के साथ इस प्रकार की घटना हो गई घरेलू हिंसा की, तो वो क्या क्या कर सकते हैं महिला। या तो महिला सीधा पुलिस के पास जाए, या महिला सीधा मजिस्ट्रेट के पास जाए, या जिले में कोई ऐसा अधिकारी हो जिसको खास महिलाओं के प्रोटेक्शन के लिए उसकी नियुक्ति की गई हो, उसको बोलते संरक्षण अधिकारी। इन तीनों में से कहीं भी महिला अपनी शिकायत दर्ज करा सकती है। क्लियर हो गया क्या? या तो महिला पुलिस के पास चली जाए, या महिला मजिस्ट्रेट के पास चली जाए, या महिला संरक्षण अधिकारी के पास चली जाए। देखिए इस एक्ट में सजा का कोई प्रावधान नहीं है। अब आप कहोगे कि ये कैसा एक्ट है कि सजा का प्रावधान नहीं है। तो ये बात ध्यान से समझिए। भारत में जो सजा दी जाती है आईपीसी के तहत जाती है, इंडियन पिनल कोड, और जो प्रोसीजर होता है उसमें क्रिमिनल प्रोसीजर कोड है, सीआरपीसी। इसका मतलब ये कि आईपीसी में लिखेंगे ये दफा इसकी ये सजा, ये दफा इसकी ये सजा, और सीआरपीसी में प्रोसीजर लिखा गया है गवाहों के बारे में या फिर साक्ष्यों के बारे में, इस प्रकार का। तो ये प्रोसीजर कोड है और ये पिनल कोड, इसमें सजाओं का प्रावधान है। ये जितने अधिनियम अपने सिलेबस में लिखा गया है, एक पॉक्सो अधिनियम को छोड़कर किसी में सजा नहीं लिखी गई है। सजा दी जाएगी पर वो आईपीसी के तहत दी जाएगी। इस अधिनियम में सजा का कोई मेंशन नहीं किया गया है। अगला जो अपने एग्जाम में इससे संबंधित पूछा जा सकता है, वो पूछा सकता है संरक्षण अधिकारी के बारे में लिखिए। तो अगला आप क्या हेडिंग लगाएंगे? संरक्षण अधिकारी। चौथी या पांचवी जो भी आप हेडिंग लगाएं, हेडिंग लगाएं संरक्षण अधिकारी। अब एग्जाम में आप क्या आ गया? संरक्षण अधिकारी। एग्जाम में देखो, जिन्होंने आरएस मेंस दे रखा उनको आइडिया, जिन्होंने नहीं दे रखा समझिए। एग्जामिनर बहुत ज्यादा मेहनत नहीं करता, क्वेश्चन बनाएगा, क्वेश्चन और इतना लिख के छोड़ देगा संरक्षण अधिकारी, नीचे 4 लाइन दे देगा। तो आपको फिर लिख के आना संरक्षण अधिकारी के बारे में। बात समझ में आ गई क्या? कि हाँ संरक्षण अधिकारी की नियुक्ति कौन करता है, कौन सी धारा है, क्या कार्य करता है। तो क्या हेडिंग लेंगे? संरक्षण अधिकारी। सबसे पहले लिखेंगे नियुक्ति।
तो धारा लिख लीजिए, धारा 8.2। पहले धारा लिख दी। अपन को क्या कि 15 शब्द में 50 शब्द तैयार करना है इस क्वेश्चन को। तो संरक्षण अधिकारी के बारे में लिखेंगे, धारा किसमें है 8 या 9 से। अभी 4-5 मिनट आपके रटे होने चाहिए। धारा 8-9 में नियुक्ति कौन करेगा, नियुक्ति राज्य सरकार। ठीक, अगला पॉइंट क्या लिखना है, किसकी नियुक्ति की जाएगी। देखिए अधिनियम में तो ये लिखा गया कि संभव उसके वहां तक महिला की नियुक्ति की जाएगी, महिला अधिकारी की नियुक्ति की जाएगी। तो महिला अधिकारी की नियुक्ति कहां पर की जाएगी, जिला स्तर पर। वापस बोलता हूं, धारा 8 के तहत संरक्षण अधिकारी की नियुक्ति राज्य सरकार द्वारा की जाती है। संरक्षण अधिकारी जहां तक संभव हो उसके महिला होगी, जिला स्तर पर होगी। जिले में एक भी संरक्षण अधिकारी हो सकता है, एक भी हो सकता है, या एक से ज्यादा भी हो सकते हैं, एक से ज्यादा। मान लीजिए कोई जिला बड़ा है, जनसंख्या ज्यादा है, क्राइम ज्यादा रिपोर्ट हो रहे हैं वहां पे, तो वहां पे एक से ज्यादा संरक्षण अधिकारी नियुक्त किए जा सकते हैं। अभी आप इसको नोट्स मत बनाइए, आप इसको एक बार समझ लीजिए, बाकी नोट्स में मैं आपको बता दूंगा, पॉइंट में लिखवा दूंगा इस संरक्षण अधिकारी में कार्य क्या क्या होंगे। देखिए कार्य तो आपको समझ में आ ही गया होगा कि मान लेते हैं कि संरक्षण अधिकारी को पता लगता है कि महिला के साथ किस प्रकार की घटना हुई है, या तो स्वयं महिला के घर पे वहां पे जा सकता है, या फिर अगर महिला चाहती है मैं पुलिस में भी नहीं जाऊँ, मजिस्ट्रेट के यहाँ भी नहीं जाऊँ, तो संरक्षण अधिकारी के ऑफिस में जा सकती है महिला और जाके उनको रिपोर्ट करवाएगी कि साहब मेरे साथ किस प्रकार की घरेलू हिंसा की घटना हुई है। अब वो संरक्षण अधिकारी क्या करेगा, उनका पहला काम ये होता है कि जो भी महिला आई है, और हो सकता है कि महिला को घर से निकाल दिया हो सकता है कि महिला के साथ मारपीट करी हो, तो कई सारे इंसिडेंट्स हो सकते हैं। तो वो क्या क्या व्यवस्था करेगा, वो महिला के लिए आवास की व्यवस्था करेगा। आवास ना, आवास का मतलब होता है कि जिले में बहुत सारे ऐसे गृह आवास बने होते हैं जहाँ पे महिलाएं रह सकती है, तो वो महिला के लिए आवास का एडजस्टमेंट करेगा वो अधिकारी। दूसरा काम क्या करेगा, महिला के लिए चिकित्सा सहायता, उनके कहीं पे चोट लगी है महिला के, तो चिकित्सा की सहायता अवेलेबल करवाएगा, डॉक्टर के पास लेकर जाएगा, इस प्रकार से। अगला क्या है, अगला साहब वो कि महिला चाहती है कि थाने पर मैं मुकदमा करूं, तो वो कानूनी सहायता अवेलेबल करवाएगा महिला को। चलिए पुलिस थाने में मैं साथ चलता हूँ आपके, और एफआईआर करवा देते हैं भाषण में अभी। तो कानूनी सहायता देगा महिला को, कानूनी सहायता। अगला अब मामला पुलिस में गया, कानूनी सहायता मिल गई, अब मामला मजिस्ट्रेट के पास जाता मान लेते हैं, तो वहाँ पे मजिस्ट्रेट साहब को सहायता करेगा किस प्रकार से, डोमेस्टिक इंसिडेंट्स रिपोर्ट तैयार करेगा कि क्या मामला हुआ, कैसे मामला हुआ, कहाँ पे मारपीट हुई है, क्या मेडिकल बोर्ड ने, क्या मेडिकल में प्रूव हुआ है। तो एक डोमेस्टिक इंसिडेंट्स रिपोर्ट तैयार करेगा, डोमेस्टिक इंसिडेंट्स रिपोर्ट। क्लियर हो गया। डोमेस्टिक इंसिडेंट्स रिपोर्ट कौन तैयार करेगा, संरक्षण अधिकारी तैयार करेगा। एक कार्य और हो सकता है, महिलाओं को जागरूक करेगा, जागरूकता, महिलाओं में जागरूकता, अर्थात महिलाओं को उनके अधिकारों के बारे में बताएगा कि आपके क्या क्या अधिकार हैं, आपके मतलब आप कहाँ पे अप्रोच कर सकते हैं, तो सारी महिलाओं की जागरूकता फैलाने का प्रयास करेगा। कितने काम हो गए, देखिए पहला काम चिकित्सा, आवास, फिर कानूनी सहायता, डोमेस्टिक इंसिडेंट रिपोर्ट तैयार करना, मजिस्ट्रेट को सहायता करना, महिलाओं में जागरूकता फैलाना, ये सारे काम किसके हैं, ये संरक्षण अधिकारी के हैं। आप इसको इस फॉर्मेट में लिखना चाहो तो ऐसे लिख सकते हैं, या कोई इस फॉर्मेट में लिखना तो ऐसे लिखना आपको, संरक्षण अधिकारी ऐसे लिखेंगे, धारा
8 व 9 के तहत, आप इसको लिख लीजिए, पॉइंट्स में लिखते हैं। धारा 8 व 9 के तहत, धारा वैसे तो 8 में ही होती है, इसकी नियुक्ति को धारा 8 व 9 में संरक्षण अधिकारी का उल्लेख किया गया है के तहत संरक्षण अधिकारी में शॉर्ट में लिखता हूं, संरक्षण अधिकारी की नियुक्ति राज्य सरकार द्वारा प्रत्येक जिले में एक या अधिक संरक्षण अधिकारियों की नियुक्ति की जाएगी। नियुक्ति की जाएगी। बात समझ आ गई? ब्रैकेट में लिख सकते हो जहां तक संभव हो महिला अधिकारी, जहां तक संभव हो महिला अधिकारी। अब हो सकता है कि महिला अधिकारी इतनी मिले नहीं तो फिर पुरुष अधिकारी की नियुक्ति की जा सकती है, ये लिखा कि जहां तक संभव हो। अब लिखेंगे कार्य संरक्षण अधिकारी के कार्य, कार्य में नंबर 1 लिखिए महिला को आवास चिकित्सा कानूनी सहायता प्रदान करना। एक पॉइंट तो ये महिला को आवास चिकित्सा तथा कानूनी सहायता प्रदान करना, पहली बात तो। दूसरा कार्य है मजिस्ट्रेट को सहायता करना। अगला कार्य है डोमेस्टिक इंसिडेंट्स रिपोर्ट तैयार करना। डोमेस्टिक इंसिडेंस रिपोर्ट तैयार करना। ठीक, डोमेस्टिक इंसिडेंस रिपोर्ट तैयार करना, हिंदी में ऐसे लिख सकते हैं डोमेस्टिक इंसिडेंस रिपोर्ट। डोमेस्टिक इंसिडेंस रिपोर्ट। अगला लिखेंगे महिलाओं को महिलाओं में जागरूकता फैलाना। ये सब हो गए अपने संरक्षण अधिकारी के कर्तव्य। क्लियर हो गया क्या? संरक्षण अधिकारी के बारे में तो आपको इतना लिखना है। क्या क्या लिखना है? संरक्षण अधिकारी धारा 8, 9, 8 में लिखा गया नियुक्ति कैसे की जाएगी, 9 में ग्रांट के बारे में लिखा गया है। 8 और 9 के तहत संरक्षण अधिकारी की नियुक्ति राज्य सरकार द्वारा प्रत्येक जिले में की जाएगी। एक या अधिक संरक्षण अधिकारी होंगे और जहां तक संभव महिला संरक्षण अधिकारी की जाएगी। अगली बात, संरक्षण अधिकारी क्या क्या करेगा? महिला के साथ इस प्रकार की घटना दर्ज हुई हो, महिला को आवास देगा, चिकित्सा सहायता अवेलेबल करवाएगा और कानूनी सहायता अवेलेबल करवाएगा। मजिस्ट्रेट को उसके कार्यों में सहायता करेगा, डोमेस्टिक इंसिडेंस रिपोर्ट तैयार करेगा और महिलाओं को उनके अधिकारों के बारे में इस प्रकार की जागरूकता फैलाने का काम करेगा। क्लियर हो गया क्या? ये हो गया सब संरक्षण अधिकारी के बारे में। अब आपके दिमाग में क्वेश्चन आएगा, संरक्षण अधिकारी एक है पूरे जिले में और इतने मामले आ जाते हैं, तो किस किस महिला के साथ जा रिपोर्ट लिखवा गया, कभी आप हॉस्पिटल जाना पड़ेगा, कभी इस प्रकार का। तो इस प्रकार कार्यों में बर्डन कम करने के लिए, ध्यान से सुनना, अधिकारी एक है, मामले इतने सारे हैं, तो कैसे हैंडल करेगा? तो आपको पता है कि बहुत सारे एनजीओ का नाम आप लोगों ने सुना होगा। बहुत सारे एनजीओ या कुछ ऐसी कंपनियां, एनजीओ या कंपनियां वो होती है जो नॉन प्रॉफिट, बिना लाभ के लिए काम करती है, उनको लाभ से मतलब नहीं, वो समाज सेवा का कार्य करते हैं। आपने बहुत सारे एनजीओ के नाम भी सुने होंगे जो
स्त्री एजुकेशन के बारे में, पर्यावरण के बारे में, एनर्जी के बारे में, ऊर्जा के बारे में, या फिर मरुस्थल क्षेत्रों को हरा भरा बनाने के लिए, पेड़ पौधे लगाने के लिए बहुत सारे एनजीओ, गरीबी, भूखमरी, इस प्रकार एनजीओ काम करते रहते हैं। इस अधिनियम में एक बात ये लिखी धारा 10 में, आप इसको समझेंगे। धारा 10 में ये लिखा गया कि मान लेते हैं कि कोई एनजीओ है, वो चाहता है कि मैं महिला अधिकारों के लिए काम करूं, या ऐसी महिलाएं जो कि डोमेस्टिक वायलेंस, घरेलू हिंसा का शिकार हुई हो, उन महिलाओं के लिए हम क्या कर सकते हैं। तो इसके लिए धारा 10 में एक प्रावधान किया गया और उसमें लिखा गया सेवा प्रदाता, सर्विस प्रोवाइडर, सेवा प्रदाता। ध्यान से सुनना, देखिए आपको 15 शब्द में सेवा प्रदाता लिखवाएगा, आपको लिख के आना है। पर पहले सेवा प्रदाता समझे क्या होता है। अधिकारी एक है जिले में, काम इतने सारे हैं, तो कुछ कंपनियां या कुछ जो एनजीओ है वो अपने आप को जो रजिस्टर्ड करा रखा है वो सेवा प्रदाता रूप में रजिस्टर्ड करवा लेते हैं खुद को। सब जो संरक्षण अधिकारी काम करेंगे वो काम हम भी कर सकते हैं। अगर हमारे पास कोई महिला आएगी तो उनको चिकित्सा सहायता हम अवेलेबल करवाएंगे, हम उनको मेडिकल असिस्टेंट देंगे, हम उनको आवास की सुविधा प्रोवाइड करवाएंगे, उनको लीगल एड कानूनी सहायता अवेलेबल करवाएंगे। मजिस्ट्रेट साहब को भी इस प्रकार डोमेस्टिक इंश्योरेंस रिपोर्ट तैयार करने में हम मदद करेंगे। तो ये एनजीओ होते हैं जो अपने आप को रजिस्टर्ड करवा लेते हैं, किसके रूप में, सेवा प्रदाता के रूप में। आपके एग्जाम में तो क्या लिखेंगे सेवा प्रदाता, पहले वही शॉर्ट में मैं बताता हूँ आपको डायग्राम से। सेवा प्रदाता आगे क्वेश्चन वहां लिखे आपके, सेवा प्रदाता क्या लिखेंगे, सेवा प्रदाता कौन सी धारा है, आपको इस बात का पता लगेगा कि धारा 10 में सेवा प्रदाता का उल्लेख किया गया। पहली बात तो याद रखनी आपको। दूसरी बात याद रखनी कि ये या तो एनजीओ हो सकते हैं या कुछ गैर लाभकारी कंपनियां, गैर लाभकारी कंपनियां। तो या तो एनजीओ होंगे या गैर लाभकारी कंपनी होंगी। कार्य क्या होंगे इनके कार्य, और प्रेरणा जो कार्य संरक्षण अधिकारी करेंगे, करेंगे सभी कार्य। क्लियर हो गया, ये लिखिए आपको। अब आपको मैं लिखा देता हूं ताकि आपको कोई दिक्कत नहीं है। अब लिखेंगे आप सेवा प्रदाता, तो लिखेंगे धारा 10 के तहत क्या लिखा, धारा 10 के तहत एनजीओ तथा गैर लाभकारी कंपनियां स्वयं को इस अधिनियम के तहत सेवा प्रदाता के रूप में पंजीकृत कर सकते हैं, पंजीकृत करवा सकते हैं, पंजीकृत करवा सकते हैं। ठीक है, अब लिखेंगे कार्य। तो कार्य में आपको मैं वापस से बोल के नहीं लिखाऊंगा, कार्य में लिखना जो कार्य संरक्षण अधिकारी करेंगे वो सभी कार्य इनके द्वारा किए जाएंगे। क्लियर हो गया, इनके द्वारा, सेवा प्रदाता के द्वारा। किस धारा में लिखा गया, धारा 10 में। अब आप एक क्वेश्चन पूछता हूँ आपसे, बताइए धारा 10 है उसका संबंध कौन से चैप्टर से, कौन से अध्याय से है, बताओ। अध्याय 3 है कि अध्याय 4 है, बताएं। यस, अध्याय 3। क्या लिखा गया अध्याय 3 में? अध्याय 3 कहाँ से कहाँ तक आपको पता है? 4 से लगा के 11 तक है, 4 से 11 तक। उसमें मैंने आपको बताया था, पीछे अगर मैप करके देखेंगे, संरक्षण अधिकारी और सेवा प्रदाता के बारे में बात है। तो सेवा प्रदाता धारा 10 में है। क्या है ये? या तो एनजीओ या फिर कोई गैर लाभकारी कंपनी है जो स्वयं को इस अधिनियम में सेवा प्रदाता के रूप में रजिस्टर्ड करवा लेते हैं। क्लियर हो गया? चलिए
एक बार रुक जाता हूँ ताकि आप लोग इसको लिख लें ठीक से, साथ में याद भी कीजिए। अब आपका होमवर्क क्या रहेगा वो भी बता देता हूँ, पहले आप इसको लिखिए, अगर दिखाई दे रहा नहीं दे रहा तो मैं थोड़ा साइड में लेता हूँ। सेवा प्रदाता धारा 10 के तहत एनजीओ तथा गैर लाभकारी कंपनियां स्वयं को इस अधिनियम के तहत सेवा प्रदाता के रूप में पंजीकृत करवा सकते हैं। इनके वही कार्य होंगे जो संरक्षण अधिकारी के होंगे, पर एग्जाम में ये नहीं लिख के आना है कि इसके वही कार्य होंगे संरक्षण अधिकारी के होंगे, तो कार्य लिखने हैं आपको, क्योंकि अभी तो मैंने आपको बता दिया क्या कार्य होंगे, पर एग्जाम में को थोड़ी पता संरक्षण अधिकारी के कार्य, इसलिए वो बता के आना है एग्जाम में क्या चिकित्सा सहायता, आवास, कानूनी सहायता, मजिस्ट्रेट को सहायता की जाएगी, महिलाओं को जागरूक करने का प्रयास किया जाएगा। समझ में आ गई? ये आपको इसके कार्य लिख के आने हैं, फिर अच्छे नंबर आपके आ जाएंगे। अब आपको काम क्या करना देखिए, इस प्रकार आपका ये होमवर्क होता है ताकि आप याद कर ले ठीक से। इधर लिखना आपको प्रोटेक्शन ऑफिसर और इधर लिखना सर्विस प्रोवाइडर, इनमें अंतर करना है। प्रोटेक्शन ऑफिसर किस धारा में, धारा 8 में, ये किस में, 10 में। इनकी नियुक्ति राज्य सरकार करती है। ये एनजीओ या कंपनीज होती है, ये जिले स्तर पर होते हैं, जबकि ये इनका कार्य राज्य स्तर पर होता है। ये इनके कार्य क्या है, इनके कार्य महिलाओं को जागरूक करना, इंश्योरेंस रिपोर्ट तैयार करना, इनके कार्य भी सेम है। तो ये आपको कार्य लिखना है इस प्रकार से, इसको ताकि याद हो जाए आपको। ठीक, अब देखिए सबसे पहले हमने घरेलू हिंसा के बारे में जान लिया, इसके बारे में अपने घरेलू संबंध के बारे में जान लिया, इसके बाद अपने नातेदारी के बारे में जान लिया। अब जो बात करेंगे वो हम बात करने वाले हैं शिकायत। देखिए ध्यान से सुनना, महिला के पास ऑप्शन क्या था, चाहे तो शिकायत को कहाँ पे करेंगे, सेवा प्रदाता के या सर्विस प्रोवाइडर संरक्षण अधिकारी के यहाँ कर सकते हैं, चाहे सेवा प्रदाता को जाके शिकायत कर सकते हैं, चाहे मजिस्ट्रेट के यहाँ शिकायत कर सकते हैं, चाहे आप पुलिस में शिकायत कीजिए। अल्टीमेटली मामला तो पुलिस के पास ही जाना, चाहे कहीं भी शिकायत कीजिए, एफआईआर तो वही लिखी जाएगी। पुलिस ने जैसे ही एफआईआर लिखी है उसके बाद मामला मजिस्ट्रेट के पास जाएगा। तो आपको ध्यान रखना है कि शिकायत जो है, शिकायत आपको पूछेगा कि डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट में शिकायत की क्या प्रक्रिया है, तो आप क्या लिखेंगे, शिकायत प्रक्रिया, शिकायत प्रक्रिया। पहले समझ लीजिए फिर अपने इसको नोट्स में लिख लेंगे। शिकायत प्रक्रिया नंबर 1 है, महिला या तो स्वयं शिकायत कर सकती है या कोई दूसरा भी कर सकता है, कोई अन्य भी। कोई अन्य का क्या मतलब है, मान लेते हैं कि आपने पड़ोस में देखा कि एक महिला की मारपीट की जा रही है और उसके साथ डोमेस्टिक वायलेंस का मामला, तो आप भी पुलिस में इन्फॉर्म कर सकते हैं साहब इस प्रकार का मामला हो रहा है, तो आपकी भी शिकायत वैलिड मानी जाएगी। अगर महिला स्वयं करती है तो फिर वो शिकायत लिखित में दे देंगे, लिखित में शिकायत, लिखित में शिकायत होगी। फिर आपके दिमाग में क्वेश्चन आएगा, मान लीजिए कोई महिला अनपढ़ हुई तो फिर वो संरक्षण अधिकारी के पास जाएंगे, मान लेते वो रिपोर्ट लिखवाएंगे, या पुलिस के पास गए और महिला को नहीं रिपोर्ट लिखना है तो फिर पुलिस उनकी मदद करेगी कैसे रिपोर्ट लिखनी है। तीसरा मामला कि जैसे ही शिकायत हुई 3 दिन में मजिस्ट्रेट पहले हियरिंग करेंगे। फर्स्ट सुनवाई होगी कितने दिन में, 3 दिन में, अर्थात मजिस्ट्रेट साहब 3 दिन में फर्स्ट सुनवाई कर लेंगे। अगली बात यह कि 90 दिन में केस का निपटारा हो जाएगा। 90 दिन में केस का निस्तारण। देखो ये कितनी अच्छी बात है इस अधिनियम में, हालांकि धरातल पे कुछ और है, डॉक्यूमेंट्स में कुछ और है, फिर भी अपन तो प्रशासनिक अधिकारी करने जा रहे हैं तो अपन को पॉजिटिव बातें ज़्यादा नोट करनी है। महिला चाहे तो शिकायत की जो प्रक्रिया है उसमें मैंने बताया चाहे तो स्वयं शिकायत कर सकती है या किसी अन्य के माध्यम से शिकायत हो सकती है। शिकायत लिखित में होगी, ये रिटर्न में शिकायत की जाएगी। स्वयं अगर शिकायत नहीं कर पाए तो संरक्षण अधिकारी शिकायत कर देंगे। जैसे ही शिकायत हुई 3 दिन में पहले हियरिंग की जाएगी और जनरली मामला है ये 60 दिन में, सॉरी 2 महीने में 60 दिन में मामले की क्या कर ली जाएगी, 60 दिन में पहली जो हियरिंग है वो 3 दिन में और 60 दिन में जो मामला है उसका निस्तारण कर लिया जाएगा, मतलब 2 महीने में मामला क्लियर कर दिया जाएगा न्यायाधीश द्वारा। अब ध्यान से आगे सुनना है, ये शिकायत होगी, शिकायत को पॉइंट फॉर्मेट में लिखना है आपको।
शिकायत नंबर 1 पॉइंट नंबर क्या लिखेंगे, स्वयं या अन्य के माध्यम से दूसरा पॉइंट शिकायत लिखित में, तीसरा पॉइंट पहली सुनवाई, तीन दिन में। अगली बात मामले का निस्तारण, दिन में। अगली बात जितने भी सुनवाई चलती है उनकी सुनवाई की रिकॉर्डिंग की जा सकती है, सुनवाई की रिकॉर्डिंग। या फिर ऐसा लगता है न्यायाधीश साहब को कि ये ज्यादा डोमेस्टिक वायलेंस का मामला, कई बार क्या होता है जैसे नई नई शादी होती है, वाइफ हस्बैंड एडजस्ट हो नहीं पाते, उनके बीच में थोड़ा बहुत ऐसा मनमुटाव आपस में चलता रहता है। मारपीट की नहीं बोल रहा हूँ मैं, ऐसे मनमुटाव, कभी हस्बैंड बात नहीं करते, वाइफ बात नहीं करती। न्यायाधीश साहब के पास में मामला गया, उनको लगा कि छोटा मोटा मामला है, इतना कुछ खास उनको लगा नहीं कि तो चलो ऐसे हो जाता है इस प्रकार, नया अगर एडजस्ट नहीं कर पा रहे तो काउंसलिंग करवा सकते हैं उन दोनों की, ताकि हो सकता है कि उनके बीच में अब इस प्रकार की समस्याएं दूर हो जाए, तो उनको दर्ज नहीं करना पड़े, तो काउंसलिंग करवाई जा सकती है, काउंसलिंग। काउंसलिंग करवाई जा सकती है। किसी काउंसलर के पास उनको भेज दिया जाता है, साहब आप ये इस प्रकार का मामला, वो दोनों की बातें सुनता है और फिर ऑब्वियस सी बात है कि उनको लगे कि ये ज़्यादा कोई बड़ा मामला नहीं, तो उसका निस्तारण आसानी से कर दिया जाता है। ये हो गई शिकायत की प्रक्रिया। आपको इतना पॉइंट क्या है, एग्जाम में पूछ लिया आपको शिकायत की क्या प्रक्रिया। अब शिकायत हो गई, न्यायाधीश साहब के पास मामला चला गया और मान लेते काउंसलिंग से बात बनी नहीं और यह मामला बड़ा था, तो फिर न्यायाधीश साहब क्या क्या कर सकते हैं, वो इंटरेस्टिंग है। देखिए अब आप सोचिए कि जो भी जिन्होंने भी डोमेस्टिक वायलेंस किया है, अब उनकी वाट लगने वाली है, न्यायाधीश साहब बड़े इंटरेस्टिंग आदेश दे सकते हैं। इससे पहले अगर मुझे आपको 17 याद करना, 17 धारा 17 उसमें लिखा गया निवास का अधिकार, निवास का अधिकार। या ऐसा करते हैं, अभी आप इसको नोट कर लीजिए, इसको नोट डाउन कर लीजिए, अगले पेज पे अपन मजिस्ट्रेट साहब क्या क्या आदेश देंगे वो इंटरेस्टिंग है। वापस रिपीट करता हूँ, सबसे पहले महिला के साथ आप इस पूरे एक्ट को अगर फॉर्मेट में समझे तो देखिए, सबसे पहले साहब एक महिला पीड़ित थी, अपन ने जाना कि पीड़ित महिला कौन होती है, इसके साथ क्या हुआ था, घरेलू हिंसा हुई थी। और घरेलू हिंसा किसने करी थी, उनके साथ जो नातेदारी में कोई रहते हैं, नातेदार उन्होंने करी थी। नातेदार का मतलब होता है कि परिवार वाले, आपको बता दें। ये तो होगा साहब बेसिक बात। फिर महिला कहाँ पे जा सकती है, महिला है तो संरक्षण अधिकारी के पास जा सकती है, या महिला सेवा प्रदाता के पास जा सकती है, प्रदाता। इन सबका मोटिव क्या है, शिकायत दर्ज करवाना, तो अपनी शिकायत दर्ज करवा दी। अब मामला मजिस्ट्रेट साहब के पास जाएगा। अब मजिस्ट्रेट साहब क्या क्या आदेश दे सकते हैं, वो इंटरेस्टिंग है। बात समझ आ गई। आपको इस प्रकार की डायग्राम बना लेना ताकि आपकी कहीं दिक्कत खड़ी नहीं करे। वापस बोल रहा हूँ मैं, पीड़ित, फिर घरेलू हिंसा किसे कहा जाता है, नातेदार किसे कहा जाता है, संरक्षण अधिकारी के बारे में पहले बात करें, सेवा प्रदाता के बारे में पहले बात करें, शिकायत के बारे में पहले बात करें। अब मजिस्ट्रेट साहब क्या क्या आदेश दे सकते हैं, मजिस्ट्रेट साहब के पास क्या क्या पावर, उसके बारे में बात करने वाले हैं। क्लियर हो गया। तो अब देखिए, इससे पहले आप एक अनुच्छेद लिखिए, अनुच्छेद का बार बार मुझे नाम आ रहा है। आप सबसे पहले धारा लिखिए, धारा 17। इसको आप अगर बनाना चाहो, आपने कुछ अपनी भाषा में बनाना चाहो तो ये आसान हो जाएगा, पूरा एक पेज में आ जाएगा आपके लिए। मैं रिवाइज करूँगा, वापस ये पूरा हो गया, आपको पूरा एक वापस इसको एक कैसे समझे। सबसे पहले लिखिए धारा 17।
वैसे तो पूछेगा नहीं एग्जाम में, पहले तो तुम इसको क्लोज करना चाहे तो कर सकते हैं, बस कुछ समझा नहीं आपको बता रहा हूँ। इसमें लिखा गया निवास का अधिकार। इसमें ये लिखा गया कि जो भी महिला पुरुष के साथ रह रही है, निवास का अधिकार होगा। अगर आपने किसी महिला के साथ शादी करी है तो वो आपके पास ही रहेगी, आपके घर में ही रहेगी, उसका अधिकार आपके नहीं कहोगे साहब ये तो मेरा मकान आप खाली कर दो, घर से आप उनको निकाल दो ना। इस अधिनियम में लिखा गया कि महिला को क्या होगा, निवास का अधिकार होगा। अर्थात जिस पुरुष के साथ महिला की शादी हुई है, महिला उस पुरुष के साथ उस घर में रहेंगे। क्लियर हो गया? ये तो चलिए निवास का अधिकार एग्जाम में नहीं आएगा, ये आपको याद रखना, आगे काम में आएगा। कैसे आएगा? मामला किसके पास गया हुआ था बताइए? यस, मजिस्ट्रेट साहब के पास में। काउंसलिंग से बात पड़ी नहीं। अब देखिए मजिस्ट्रेट साहब क्या क्या आदेश दे सकते हैं। मजिस्ट्रेट साहब संरक्षण का आदेश देंगे। सबसे पहले मामला जैसे दर्ज हुआ, कौन सा आदेश देंगे? संरक्षण का। ये आदेश इंटरेस्टिंग है। कैसे? मामला गया मजिस्ट्रेट साहब के पास में, मजिस्ट्रेट साहब ने पहला आदेश क्या निकाला? संरक्षण का आदेश। इसमें क्या है? मजिस्ट्रेट साहब साफ कहेंगे उस आरोपी को, आरोपी पुरुष भी हो सकता है, उसकी सास ननद, जितने बहुत सारे लोग भी एक साथ आरोपी हो सकते हैं, ससुराल पक्ष हो सकता है, पियर पक्ष हो सकता है। मजिस्ट्रेट साहब, न्यायाधीश साहब पहला आदेश निकालेंगे संरक्षण का आदेश। इसमें ये कहेंगे आरोपी को, आरोपी जो भी हो, कि आज के बाद महिला को आप कोई फोन कॉल नहीं करेंगे, महिला से किसी प्रकार का संपर्क करने की कोशिश नहीं करेंगे, आपके जो बैंक के खाते हैं उनको हम फ्रीज कर रहे हैं, आप अपने खाते से पैसे नहीं निकलवा सकते। आपका क्वेश्चन आएगा सर पैसे तो उसके खुद के निकलवा सकता है? नहीं, अगर उनकी वाइफ है तो पैसे आते हैं फिर उनके, तो पुरुष कैसे कर सकता है? आप अपनी प्रॉपर्टी बेच नहीं सकते, प्रॉपर्टी पर लोन नहीं ले सकते। कई हस्बैंड बड़े बदमाश होते हैं, उनको लगता है साहब अपने ऊपर इस प्रकार का मामला दर्ज हुआ तो वो क्या करते हैं, प्रॉपर्टी बेचते तो नहीं है, हो सकता है कि नहीं बिके इतनी जल्दी। 1 करोड़ का घर है या 50 लाख का घर है, उस पर 45 लाख लोन ले लेते हैं। क्लियर हो गया ना? या फिर 45 लाख का लोन लेकर उसको काम में लेते हैं उस पैसे को। अब जब मजिस्ट्रेट साहब कभी आदेश देंगे 60 दिन में कि घर अदा किया जाए, तो वो कहेंगे साहब मैंने तो लोन ले रखा है तो लोन भी अदा कर लो। इसलिए दूसरा लगता है खाते में 5 लाख रुपए है, हस्बैंड को लगा कि साहब अब तो मामला दर्ज हो गया, तो उन पैसे को खर्च कर लेता है पूरा, कुछ भी ले आएगा या किसी को दे देगा। तो फिर अब न्यायाधीश साहब कहेंगे कि प्रॉपर्टी आदि करो, तो कहेंगे साहब मेरे पास प्रॉपर्टी है ही नहीं, घर भी किसी दूसरे के नाम करवा देगा वो, ऐसा नहीं करवा सकता वो। क्योंकि वो जितना इंटेलिजेंट है मजिस्ट्रेट, तो फिर मजिस्ट्रेट साहब उनसे ज़्यादा इंटेलिजेंट है। पहला आदेश क्या देंगे? संरक्षण का आदेश। इसमें क्या क्या होगा? साफ साफ कह दिया जाएगा कि देखिए आपके एटीएम, आपके सारे अकाउंट, इनको फ्रीज किया जाता है। फ्रीज करना मतलब आप इनसे पैसे नहीं निकलवा सकते। दूसरी बात, महिला से किसी प्रकार का संपर्क करने की कोशिश नहीं करेंगे। तीसरी बात, महिला जहाँ भी काम पे जाती है, हो सकता है कि महिला कोई काम करती हो, किसी स्कूल में पढ़ाती हो, कोचिंग में पढ़ाते हो, कहीं भी, तो उस जहाँ पे महिला जाएगी उसके आसपास आप उसको दिखोगे नहीं, वरना तो सकता आप डरा दो। तो महिला से संपर्क मतलब भौतिक संपर्क भी नहीं हो सकता आपका, भौतिक संपर्क, वरना तो महिला को डरा दे कुछ और है। एक फिल्म में आपने ये भी देखा होगा, महिला ने केस करके आई है, उधर से उसके पापा को किडनैप कर लिया, तो एक ये आदेश निकाला जाएगा कि इसके जितने सगे संबंधी हैं महिला के, पापा मम्मी भाई बहन, आप किसी से संपर्क नहीं करेंगे। तो सगे संबंधियों से संपर्क नहीं होगा, सगे संबंधियों से संपर्क नहीं किया जाएगा। क्लियर हो गया ना? इस एक्ट में इंटरेस्टिंग बात है। पहला आदेश कौन सा हो गया? संरक्षण का आदेश। ये धारा 18 में लिखा गया संरक्षण का आदेश। क्लियर हो गया क्या? तो धारा 18 किससे संबंधित है? संरक्षण का आदेश। आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है एग्जाम में कि संरक्षण का आदेश क्या होगा, तो आपको क्या बताना है? मैं पॉइंट्स में लिखवा देता हूं ताकि आपको दिक्कत नहीं है। संरक्षण का आदेश इसमें आप क्या लिखेंगे? नंबर 1, धारा 18 के तहत, ठीक है, देखिए मजिस्ट्रेट संरक्षण का आदेश दे सकते हैं
ठीक, इसमें नंबर 1 पहला क्या हो सकता है, खाते एटीएम फ्रीज करने का आदेश, फ्रीज करने का आदेश। दूसरा, महिला से संपर्क करने पर रोक, संपर्क पर रोक। वापस बोलता हूं, 18 के तहत मजिस्ट्रेट संरक्षण का आदेश दे सकते हैं। इसके तहत आरोपी के खाते, बैंक खाते, एटीएम को फ्रीज करने का आदेश दिया जा सकता है। मैं बोल बोल के लिखा देता हूं, एटीएम तथा खातों को फ्रीज करने का आदेश दिया जा सकता है। दूसरा, महिला से किसी भी प्रकार का संपर्क, दूसरा पॉइंट लिखेंगे, महिला से किसी भी प्रकार का संपर्क स्थापित करने पर रोक लगाई जा सकती है। तीसरा पॉइंट लिखेंगे, महिला जिस स्थान पर कार्य करती हो, अगर हो सकता करती हो, नहीं करती तो कोई बात नहीं, महिला अगर किसी स्थान पर कार्य करती हो, महिला अगर किसी स्थान पर कार्य करती हो तो आरोपी का उस स्थान पर जाने पर प्रतिबंध लगा दिया जाएगा। आरोपी का उस स्थान पर जाने के लिए प्रतिबंध लगा दिया जाएगा। अगला पॉइंट, महिला के सगे संबंधियों से मिलने पर रोक या उनके डराने या धमकाने पर रोक। महिला के सगे संबंधियों, महिला के सगे संबंधियों से मिलने पर रोक या उनको डराने धमकाने पर रोक लगा दी जाएगी। क्लियर हो गया? पहला आदेश कौन सा निकलेगा? संरक्षण का आदेश। किस धारा में? 18 में। अगली बात देखिए, धारा 19। तो पहला आदेश तो दे दिया, अब धारा 19 इसमें लिखा गया निवास का आदेश। अब निवास आप सोचो पहले 17 वो निवास का अधिकार था महिला का घर में रहना, मैंने बताया था, ये निवास का आदेश है। निवास का आदेश निवास का आदेश। देखिए निवास का आदेश, इसका मतलब ये है कि अब महिला पुरुष के आपस में बन तो नहीं रही है, इसलिए तो वहां पे उन्होंने मुकदमा दर्ज करवाया। तो मजिस्ट्रेट साहब दूसरा आदेश क्या निकालेंगे? निवास का आदेश। इसमें क्या क्या आदेश दिया जाएगा? देखिए पहला है कि आपको मैं तो बोल के लिख देता हूं, थोड़ा बड़ा हो जाएगा। निवास का आदेश ऐसा लिखिए, महिला को मान लीजिए कि अब वापस विजुलाइज करके याद करते हैं, महिला आरोपी के साथ घर में रह रही थी, तो अब मजिस्ट्रेट साहब कहेंगे कि साहब जितना बड़ा घर है आधा महिला का होगा आधा पुरुष का होगा, अर्थात आधे परिसर में महिला रहेगी। ठीक है, इसका मतलब घर का आधा हो गया, आधा महिला का हो गया, आधा पुरुष का हो गया। जितने दिन मामले का निस्तारण नहीं हो जाता तब तक महिला उसी घर में रहना चाहे तो रह सकते हैं। जिस हिस्से में महिला रह रही है, हो सकता है कि वो तो रात को अजीब अजीब सी आवाजें निकाल के महिला को डरा दे, तो साथ में न्यायाधीश साहब ये भी कहेंगे कि जिस हिस्से में महिला रह रही है आरोपी उस हिस्से में नहीं जाएगा। क्लियर हो गया? दूसरी बात, मानो किसी का घर ही इतना छोटा हो तो महिला को हो सकता है कि न्यायाधीश से आप ये कहते हैं कि देखिए महिला इसी घर में रहेगी, पुरुष जो आरोपी है, अगर अकेला आरोपी तो ठीक है और उसके साथ और भी आरोपी है, जनरली तो इस ऐसे मामलों में सारे आरोपी बना दिए जाते हैं, तो वो सारे अपना सामान पैक कीजिए और कहीं दूसरी जगह जाइए, क्योंकि ये घर तो महिला का महिला रहेगी, इसमें यह आदेश भी दिया जा सकता है। तीसरा, महिला कहेगी साहब मुझे इस घर में रहना नहीं है, मैं कहीं बाहर रहना चाहती हूँ, तो कहेंगे कोई बात नहीं, जितना बड़ा एक घर है, जो सुख सुविधाएं इस घर में, सुख सुविधा हिसाब से देखी जाती है। अगर घर में एसी लगा होता तो आप बाहर एसी का घर ले लीजिए, अगर बाहर घर कूलर का है तो आप कूलर का ले लीजिए, और घर बहुत गरीब है, ऐसा कुछ नहीं तो आप उसी किराए का बाहर एक मकान ले लीजिए। किराया कौन देगा? आरोपी देगा। क्लियर हो गया? वापस बोलता हूँ, आपको क्वेश्चन पूछे कि निवास का आदेश क्या होता है, तो आप क्या कहेंगे कि नंबर 1, महिला को उस घर के आधे परिसर में रहने का अधिकार है। दूसरा, आरोपी को उस परिसर में आने पर रोक लगा दी जाएगी। तीसरा ऐसा है कि साहब आरोपी को
उस घर को छोड़ने के लिए कहा जा सकता है कि आप अभी घर छोड़ दीजिए, यहाँ पे महिला रह रही है। अगला आदेश, महिला चाहे तो बाहर वैसी सुख सुविधाओं का एक मकान ले सकती है और उसका किराया कौन देगा? किराया आरोपी देगा। क्लियर हो गया क्या? ये सब निवास का आदेश। तो पहला क्या है, मैं बहुत अब शॉर्ट में लिख रहा हूँ, आधे घर में आधा घर दे दिया जाएगा, आधा घर। दूसरा, आरोपी को उस हिस्से में आने पर रोक लगा दी जाएगी। अगली बात, आरोपी की उस हिस्से में आने पर रोक लगा दी जाएगी। अगली बात, आरोपी को घर खाली करने को कहा जा सकता है। अगली बात, महिला चाहे तो उतनी ही सुख सुविधाओं का घर किराए पर ले सकते हैं, क्लियर हो गया? ये सारे पॉइंट आपको याद रखने हैं। आपको क्वेश्चन पूछेगा कि निवास का आदेश, तो पढ़ने में गलती मत करना। निवास का अधिकार 17 में, इसका मतलब महिला का अधिकार है, वो एग्जाम में नहीं पूछा जाएगा। यहाँ पे पूछे कि निवास का आदेश क्या, तो आप कहना साहब 1 2 3 4 ये आदेश है और धारा 19 में लिखा गया है। अगर ऐसा लिखे कि 2 में से 2 नंबर आपको दे देंगे, क्योंकि वो कोई लोग के आदमी क्वेश्चन चेक करेंगे तो आप लिखेंगे कि घरेलू इंसान की। अब ये आपको चैप्टर याद है, शुरुआत में बताया था कौन सा चैप्टर? चैप्टर नंबर 4 है। कहाँ से कहाँ तक था चैप्टर नंबर 4? 12 से लेकर 29 तक क्या लिखा गया था? राहत। तो महिला को देखो राहत तो प्रदान की जा रही है, तो आप लिख देंगे कि चैप्टर 4 की धारा 19 के तहत। ऐसा लिख दिया तो फिर एग्जाम में आपको घर पे ढूंढने आएगा कि कितना ज्ञानी बच्चा है। क्या लिखेंगे? राहत धारा 19। निवास का आदेश, महिला को आधा घर दिया जा सकता है रहने के लिए, आरोपी को उस हिस्से में आने से रोक लगाई जा सकती है, आरोपी को घर खाली करने के लिए कहा जा सकता है, या महिला चाहे तो उतने ही सुख सुविधाओं का बाहरी घर क्या ले सकते हैं? किराए पे ले सकते हैं। क्लियर हो गया? चलिए, ये कौन सा आदेश हो गया? ये आदेश हो गया निवास का आदेश। पहला आदेश कौन सा था? अभिरक्षा का आदेश। क्लियर हो गया? संरक्षण का आदेश, माफी चाहूंगा। पहला संरक्षण का आदेश, दूसरा कौन सा? निवास का आदेश, तीसरा अभिरक्षण का आदेश, चौथा मौद्रिक आदेश और पांचवा क्षतिपूर्ति का आदेश। ये आदेश दिए जा सकते हैं। तो अगला आदेश कौन सा आएगा? अभिरक्षण, कस्टडी। अभिरक्षण का आदेश क्या धारा है? 18, 20, 19, 20। तो लिखेंगे धारा 20 के अनुसार देखिए इसको वापस समझते हैं इसी भाषा में। अभी एक आदेश दे दें कि मिलेंगे नहीं, कौन सा आदेश था याद कीजिए? यस, संरक्षण का आदेश। क्या आदेश था? उसमें था कि महिला किससे संपर्क स्थापित नहीं किया जाएगा, एटीएम खाते फ्रीज कर दिए जाएंगे, महिला जिस जगह कार्य करते हैं वहां पे मिलने पर सगे संबंधी को धमकाने पर रोक है। निवास का क्या आदेश था? निवास का आदेश आपको पता लग गया, आधा घर दे दिया जाएगा और आरोपी को उस हिस्से में आने पर रोक लगा दी जाएगी। महिला चाहे तो 30 सुख का घर बाहर ले सकते हैं। अब महिला के कि मान लो महिला के बच्चे हैं, तो महिला के सर मेरे बच्चों का क्या होगा? बच्चे मुझे दीजिए। आरोपी तो आदमी सही नहीं, क्योंकि तो मेरे साथ मारपीट करता है, तो बच्चे तो इसे डर ही जाएंगे। तो अब निरीक्षण के आदेश में सीधा सीधा है कि बच्चों की जो कस्टडी है वो महिला को दे दी जाएगी। अगर महिला चाहती है तो कि साहब मुझे बच्चे दीजिए मेरे, तो आरोपी का इसमें कोई इंटरफेयर नहीं कर होगा। आरोपी का कोई अधिकार नहीं है कि वो बच्चों को रखे, क्योंकि वो तो हिंसक प्रवृत्ति का आदमी है। न्याय मजिस्ट्रेट साहब को ये लगता है कि आदमी सही नहीं है, हिंसक प्रवृत्ति का है, महिला के साथ ही उन्होंने मारपीट करी है, तो obvious सी बात है कि लड़की के साथ बच्चों के साथ मारपीट करेंगे। तो इसमें कि बच्चों का संरक्षण, बच्चों की कस्टडी और बच्चों का अभिरक्षण महिला को दिया जा सकता है। क्लियर हो गया?
धारा 20 के अनुसार बच्चों का जो अभिरक्षण किसको दिया जा सकता है, महिला को दिया जा सकता है। किसमें लिखा गया, ये धारा 20 में लिखा गया है। 2 आदेश और रहेंगे, फिर आपकी टॉपिक पूरा हो जाएगा। एक आदेश है मौद्रिक आदेश, एक क्षतिपूर्ति का आदेश। अब है मौद्रिक आदेश। मौद्रिक आदेश, ये मौद्रिक आदेश धारा 21 में लिखा गया है, 21 में। इसमें देखो ये कहा गया कि मान लेते हैं कि अब महिला के साथ मेरा घर खर्चा कैसे चलेगा, किराए का तो मकान ले लिया पर मुझे खाने के लिए भी चाहिए, तो ये आदेश भी मजिस्ट्रेट साहब पास कर देंगे। अर्थात महिला को आरोपी से मौद्रिक राहत दिलाई जा सकती है। ज्यादा बड़ा नहीं, मौद्रिक राहत कितनी भी हो सकती है, मजिस्ट्रेट साहब तय करेंगे कि इतने रुपए महिला को एक बार देने ताकि खर्चा चला ले, जब तक कि मुकदमे का निस्तारण नहीं हो जाए। तो महिला को आरोपी से मौद्रिक सहायता भी दिलाई जा सकती है। ये मौद्रिक आदेश हो गया। अंतिम है क्षतिपूर्ति का आदेश। क्षतिपूर्ति आदेश, क्षतिपूर्ति आदेश ये धारा 22 में लिखा गया है। धारा 22 में इसको भी आपको लिखना है। धारा 22 में ऐसे लिखना है कि मान लेते हैं कि महिला कहीं जॉब करती हो, अब उसके साथ मारपीट हुई, डोमेस्टिक वायलेंस हुआ, वो तो कोर्ट के चक्कर काट रही है, तो फिर महिला के साथ तो ये दिक्कत है कि वो अपने ऑफिस में जा ही नहीं पा रही है और महिला की सैलरी 20,000 थी। अब महिला मजिस्ट्रेट साहब को कहेगी साहब इस आदमी की वजह से मेरी नौकरी छूट गई, 20 दिन में जॉब पे नहीं जा पाई, मेरे दिमाग में टेंशन रही, वो अलग रही। तो फिर मजिस्ट्रेट साहब कहेंगे उस आरोपी को कि देखिए ये महिला आपकी वजह से परेशान हुई है, तो इसको क्षतिपूर्ति राशि दी जाए। कितनी दी जाए मजिस्ट्रेट साहब तय करेंगे। आप सोच के देखिए कितना स्ट्रिंजेंट लो, कितना कठिन कानून है। कौन सा आदेश दिया जाएगा, क्षतिपूर्ति का। इसमें क्या लिखेंगे, धारा 22 के अनुसार महिला को आरोपी से कुछ क्षतिपूर्ति राशि दिलाई जा सकती है। वापस बोलता हूँ, महिला को आरोपी से कुछ क्षतिपूर्ति राशि दिलाई जा सकती है। क्लियर हो गया। चलिए देखिए, आपको यहाँ पे थोड़ी सी दिक्कत आई है, मुझे पता कि कितने का आदेश है। देखिए ये 4-5 आदेश है। मजिस्ट्रेट के क्या आदेश है, मजिस्ट्रेट आदेश, मजिस्ट्रेट आदेश। पहला आदेश कौन सा है, नंबर 1 पहला आदेश है संरक्षण आदेश। किसमें है, 18 में। क्या आदेश है, याद कीजिए। अब यूटिलाइज कर लीजिए, रटना क्यों है, मुकदमा पहले ही जाते ही न्यायाधीश का रहेगा। अब आप एक दूसरे से मिलेंगे नहीं, इसके सगे समझो को नहीं धमकाएंगे, फोन कॉल नहीं करेंगे, जहाँ पे काम करती है वहाँ पे आप इसको वहाँ पे जाके परेशान नहीं करेंगे। ये हो गया सब संरक्षण का आदेश। दूसरा आदेश ऐसे समझ सकते हैं क्या, निवास का आदेश। धारा 19 में ये आपको मैंने बताया दिया कि अगर महिला चाहती है तो उस घर में रह सकती है, चाहे तो बाहर किराए का मकान ले सकती है, आरोपी को भी घर से निकाला जा सकता है। अगला, अब महिला निवास में तो रहेगी पर रहेगी के साथ, बच्चों के साथ, तो अभिरक्षण का आदेश। अभिरक्षण, अभिरक्षण आदेश किसमें लिखा गया, 20 में लिखा गया। अभिरक्षण का मतलब बच्चों की कस्टडी महिला चाहती है तो दे दिया जाएगा। 2 आदेश हो रहे, एक आदेश मौद्रिक आदेश है, मौद्रिक आदेश इसमें है, धारा 21 में मौद्रिक आदेश है। और अंतिम आदेश कौन सा हो गया, अंतिम आदेश हो गया क्षतिपूर्ति आदेश। ये अपने कंप्लीट हो गया, एक एक्ट पूरा हो गया है। अब ब्रीफ में 1 पेज में इसकी समरी तैयार करेंगे। समझ आ गई ना बात, ये पूरा आपके एक्ट हो गया। अब 1 पेज में इसकी समरी तैयार करेंगे। इसमें करना क्या कि आपको थोड़ा सा छोटा लिखना है ना, समझ या चलिए अगली क्लास में इसका समराइज करवा दूंगा ताकि आपकी दिक्कत नहीं है इतना करके। अगली क्लास में अपन पढ़ेंगे महिलाओं का दूसरा कानून। उस कानून का नाम है कार्य स्थल पर महिलाओं की यौन उत्पीड़न से सुरक्षा। अर्थात अगर महिला कहीं भी काम करते हैं कार्य स्थल पर, तो महिलाओं को क्या क्या सुरक्षा है वहाँ पे, कार्यस्थल क्या होता है, महिला क्या होती है, कर्मचारी क्या होते हैं, नियोक्ता क्या होते हैं, और लैंगिक उत्पीड़न क्या होता है, और आईसीसी क्या है, एलसीसी क्या है, शिकायत कैसे करेंगे, समझौता कैसे होगा,
प्रक्रिया क्या चलेगी, ये सारा अपन अगले एक में पढ़ने जा रहे हैं। क्लियर हो गया। अगले एक का नाम है महिलाओं की कार्यस्थल पर महिलाओं की यौन उत्पीड़न से सुरक्षा। ये अपन पढ़ेंगे नेक्स्ट वाली क्लास में। नेक्स्ट वाली क्लास में दो काम करेंगे अपन। पहला, इस अधिनियम को कंप्लीट में आपको शॉर्ट नोट्स बनवाऊंगा इसके, ठीक। और दूसरा काम, इस अधिनियम को पूरा रिवाइज कराऊंगा। और तीसरा काम, नेक्स्ट अधिनियम पढ़ेंगे। तो जो 10 क्लास होगी, 10-12 क्लास, इसमें 10-12-15 क्लास, इसमें आपके कंप्लीट 2-3 बार रिवीजन हो जाएगा और एक स्लाइड में आपके शॉर्ट नोट्स तैयार हो जाएगा। इससे ज़्यादा कुछ नहीं करना है, क्वेश्चन ठीक हो जाएंगे। चलिए मिलते हैं कल।